फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। लीगल दर्पण चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं डिस्कस करने वाला हूं कि नए एडवोकेट जो हैं, जो विधि के एग्जाम को, लॉ के एग्जाम को पास करके आते हैं और स्टेट बार काउंसिल में इनरोलमेंट लेके एडवोकेट बनते हैं और अदालत ज्वाइन करते हैं, तो अदालत में उन्हें बहुत सारे कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। जिन एडवोकेट का बैकग्राउंड पहले से ही एडवोकेसी का है, यानी कि उनके फादर या ग्रैंडफादर या कोई भी उनके फैमिली से एडवोकेसी के प्रोफेशन में है, वो एडवोकेट है, तो उनको तो बना बनाया प्लेटफॉर्म मिल जाता है। लेकिन जो नए एडवोकेट हैं, जिनका की कोई बैकग्राउंड ही नहीं है पहले एडवोकेसी का, जिनके ना तो पिताजी ना दादाजी कोई भी एडवोकेट के प्रोफेशन में नहीं थे, वो वकील नहीं थे, तो उनको बहुत सारे कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, बहुत सारे संघर्ष करना पड़ सकता है। तो उन संघर्ष को झेलते हुए, उन कठिनाइयों को झेलते हुए, संघर्ष करते हुए कैसे उनको इस प्रोफेशन में आगे बढ़ना चाहिए, उसी पे आज मैं डिस्कस करने वाला हूं, इसी पॉइंट पे आज मैं बताने वाला हूं। तो इसे जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। तो आइए फ्रेंड्स, जानते हैं। मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं, जिन पॉइंट्स को ध्यान रखना जो भी नए एडवोकेट है उनको जरूरी है, और इस पॉइंट को यदि ये ध्यान रखेंगे तो आई होप कि वो आगे बढ़ सकते हैं, सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो फ्रेंड है वो यह है कि उनको फील्ड का चयन करना चाहिए कि वो कौन से फील्ड का एडवोकेट बनना चाहते हैं। वो टैक्स का एडवोकेट बनना चाहते हैं। अच्छा, टैक्स में भी दो पार्ट होते हैं, इनकम टैक्स होते हैं और जीएसटी होते हैं, यानी डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। तो वो डायरेक्ट टैक्स का बनना चाहते हैं एडवोकेट, या इनडायरेक्ट टैक्स का बनना चाहते हैं। अब आते हैं सिविल में। सिविल में वो कौन से एडवोकेट बनना चाहते हैं? प्रॉपर्टी लॉ के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, उनका एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, या फैमिली लॉ के क्षेत्र में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, या फिर जो हमारे कॉर्पोरेट मैटर होते हैं, जैसे कि रिकवरी का मैटर हुआ, उसमें जाना चाहते हैं, या फिर क्रिमिनल एडवोकेट बनना चाहते हैं, रिवेन्यू कोर्ट में जाना चाहते हैं, रिवेन्यू जो है उनका एडवोकेट बनना चाहते हैं, वो केस लड़ना चाहते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि उनको पहले फील्ड का चयन कर लेना चाहिए कि किस क्षेत्र में वो जाना चाहते हैं। वो क्षेत्र वो अपने हिसाब से ही चयन कर सकते हैं कि उनका बैकग्राउंड क्या है। मान लीजिए कोई एडवोकेट है जिनका बैकग्राउंड जो है वो बिजनेसमैन का बैकग्राउंड है, तो मेरा तो सलाह रहेगा कि उनको जाना चाहिए सिविल में, क्योंकि बिजनेस जब होता है तो बिजनेस में बहुत सारे रिकवरी के मैटर होते हैं, क्योंकि पैसे का लेन देन होता है उसमें। तो कई पार्टी आपसे सामान ले लिया, पैसा नहीं दिया, तो फिर आपको रिकवरी का मैटर होता है, या फिर चेक बाउंसिंग में का है, उसको देखना पड़े। वैसे जो नए एडवोकेट होते हैं, नए एडवोकेट को मिसलेनियस केसेस पहले देखना चाहिए, मिसलेनियस केस को उसको डील करना चाहिए, तभी वो सारे केसों के बारे में जानकारी ले सकते हैं, और तभी वो एक फील्ड में परिपक्वता ले सकते हैं, जबकि उनके पास बहुत सारे केस होते हैं। लेकिन शुरुआत में जो है उनको मिसलेनियस केस देखना चाहिए। मिसलेनियस केस में क्या होता है कि वो 2 साल 3 साल जब ऐसे प्रैक्टिस करते हैं, सभी प्रकार के केस को देखते हैं, तो सभी प्रकार के केस का उनके पास नॉलेज भी हो जाता है। साथ ही उसके बाद वो ये डिसाइड कर पाते हैं कि उनके पास कौन सा केस सबसे ज्यादा है। तो जो केस सबसे ज्यादा होते हैं उस केस में उनको परिपक्वता बना लेनी चाहिए। मान लीजिए हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमारे पास यदि 4 साल का एक्सपीरियंस हुआ या 5 साल का हुआ, या हमने 2 साल शुरुआत में प्रैक्टिस किया, उसमें हमने देख लिया कि हमारे पास रिकवरी के ज्यादा मैटर है, या क्रिमिनल के ज्यादा मैटर है, या प्रॉपर्टी के ज्यादा मैटर है, या फैमिली लॉ से रिलेटेड ज्यादा मैटर है, मैट्रिमोनियल का। तो जो भी हमारे पास केसेज हो, उसी में उनको परिपक्वता बना लेनी चाहिए, उसी में उसको स्पेशलाइज होनी जानी चाहिए, उसी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए। तो पहला जो टॉपिक था, पहला जो पॉइंट मेरा था, ये यही कि उनको फील्ड का पहले अपने कौन से क्षेत्र में जाना चाहता है उसका चयन करना चाहिए, वो चीज उनको सोचना चाहिए। दूसरा पॉइंट ये है कि सीनियर का जो है उनको
चूज करना चाहिए कि किन सीनियर के पास उनको जूनियरशिप करना चाहिए, क्योंकि सीनियर जो होते हैं हर एक सीनियर हर एक टाइप के केस देखते हैं। तो आप यदि क्षेत्र का चयन कर लिए हैं तो सीनियर को देखिए कि वो सीनियर कौन से केस को ज्यादा देख रहे हैं। जिस क्षेत्र में वो ज्यादा केस को डील कर रहे हैं उस क्षेत्र को केस के मतलब उनके पास जाइए और उसमें आपका यदि रुचि है तो उसमें आगे बढ़िए। यानी यहां पे कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए आपके पास सिविल का इंटरेस्ट है कि नहीं, मैं सिविल में आगे जाना चाहता हूं, सिविल का प्रैक्टिस करना चाहता हूं आगे, तो आप ऐसे सीनियर को चूज कीजिए, ऐसे सीनियर के पास जाइए, उनके पास जूनियरशिप कीजिए जो कि सिविल से रिलेटेड मैटर को हैंडल करते हैं। तो आपको फायदा मिलेगा, आप बेहतर से बेहतर जानकारी उसमें ले सकते हैं। थर्ड पॉइंट जो है वो ये है कि आपको रेगुलरिटी मेंटेन करना चाहिए। यानी आप कोर्ट ये नहीं होना चाहिए कि आप आज गए और कल नहीं गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको कोर्ट डेली जाना चाहिए, कंटिन्यूसली जाना चाहिए, निरंतर आपको कोर्ट जाना चाहिए। कोर्ट के जो प्रोसीजर हैं उनको जानना जरूरी होता है, वो चीज जानना चाहिए। तो इस तरीके से यदि आप निरंतरता बनाए रहते हैं, रेगुलरिटी मेंटेन करते हैं, तो आपका नॉलेज डेवलप होता है और सक्सेस को आप जल्दी प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है कि ड्रेस कोड मेंटेन करना चाहिए। यदि आप कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट में जाने का मतलब यह है कि अब बहुत सारे एडवोकेट हैं कि कुछ भी पहन के चले जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। जो हमारे एडवोकेसी के प्रोफेशन में ड्रेस कोड दिया गया है, ड्रेस कोड के बारे में बताया गया, वो ड्रेस कोड मेंटेन करना बहुत ही जरूरी है। जो मेरा ड्रेस कोड है, व्हाइट शर्ट, ब्लैक पैंट, ब्लैक कोट, बैंड, जो भी प्रॉपर ड्रेस कोड है उस ड्रेस कोड को मेंटेन कीजिए, कोर्ट के डेकोरम को मेंटेन कीजिए। तो ये सब जो है एक सक्सेस का पार्ट ही माना जाता है। तो इससे आपको सफलता मिल सकती है, आप सक्सेस हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि लैंग्वेज के ऊपर आपको कमांड होना चाहिए, यानी भाषा का ज्ञान। कई एडवोकेट होते हैं जिनके पास हिंदी का नॉलेज रहता है, किसी के पास इंग्लिश का नॉलेज रहता है। अब इंग्लिश वाले बोलते हैं कि मैं हिंदी क्यों सीखूं, हिंदी नहीं सीखूंगा, या फिर हिंदी वाले बोलते हैं इंग्लिश नहीं सीखूंगा। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आप एडवोकेट हैं तो आपके हिंदी लॉ का ज्ञान होना चाहिए और इंग्लिश में भी वो होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऑर्डर होते हैं जो कि हिंदी में नहीं होते, वो इंग्लिश में ही होते हैं। आपको मटेरियल भी जो मिलते हैं, जो साइटेशन देखने को मिलते हैं, सारे साइटेशन भी इंग्लिश में ही होते हैं। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों नॉलेज आपको होना बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है कि आपको रेगुलर केस लॉ का मेंटेन करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि केस लॉ आप जब मेंटेन करते हैं तो आपको आइडिया आता है तो कि इस केस में ये हुआ था, वहां पे घटनाएं ये हुई थी, जिस हिसाब से जज साहब ने ये ऑर्डर किया था। तो केस लॉ जो है उसको आपको प्रॉपर पढ़नी चाहिए, केस लॉ को देखना चाहिए कि कौन से केस में क्या डिसीजन आया है। तो जितने आप केस लॉ पढ़ेंगे उस हिसाब से आपका नॉलेज और भी डेवलप होगा और आप उस केस को अधिक से अधिक हैंडल कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि जजमेंट आपको सर्च करना चाहिए निरंतर। AIR ऑनलाइन का जो साइट है उस पे, या फिर JCC में, या फिर आपको मनुपात्रा में, जो भी है, जिस तरीके से आप जजमेंट देख सकते हैं। तो ऑनलाइन जजमेंट होता है या फिर ऑफलाइन जो जजमेंट का बुक है वो सब पढ़ना चाहिए आपको। शुरुआती दौर में आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत पड़ती है। ये सब चीजें यदि आप करते हैं, रेगुलरिटी जजमेंट पढ़ते हैं, कंटिन्यूसली जजमेंट पढ़ते हैं, तो इससे आपका नॉलेज डेवलप होता है। अब जैसे ही नॉलेज डेवलप होगा तो आपको सक्सेस से कोई नहीं रोक सकता। नेक्स्ट पॉइंट है कि जैसे मान लीजिए सीनियर का जो भी केस लगा रहता है, जिस सीनियर के पास आप काम कर रहे हैं, जिस सीनियर का काम कर रहे हैं, उनके पास जो भी केस लगा है, कल का जो केस लगा है वो फाइल आप आज निकाल लीजिए। उस फाइल में कौन से केस लगा हुआ है, कौन से कोर्ट में, वो पहले देख लीजिए। फिर उस केस को पढ़िए कि क्या है, फिर कल जो जिस स्टेज पे केस है उस स्टेज के बारे में जानिए सीनियर से कि सर इसमें क्या होगा। तो ये सारे चीज आपको जानना पड़ता है, इसमें आप जानिए, उसको पढ़िए, फाइलों को अच्छे तरीके से पढ़िए, उस पर कौन सा केस लॉ एप्लीकेबल होगा उसको देखिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट जो है
कि कोर्ट में बहस कैसे होता है, आर्गुमेंट कैसे होता है। आप जब कोर्ट जाते हैं सीनियर के साथ, तो सीनियर के साथ कोर्ट जाते समय आप कोर्ट में जाने के बाद आप देखिए कि कोर्ट में सीनियर जो है आपके, वो कैसे आर्गुमेंट कर रहे हैं, क्योंकि ये आर्ट ऑफ एडवोकेसी होता है। इट इज द पार्ट ऑफ आर्ट ऑफ एडवोकेसी। तो एडवोकेसी ये नहीं है कि आपको थियोरिटिकल बहुत नॉलेज है, लेकिन प्रैक्टिकली यदि आपको उतना स्ट्रांग नहीं है तो फिर आप सक्सेस नहीं हो सकते। थ्योरी के साथ आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी होना जरूरी है। आपको कैसे बोलना चाहिए, जज से आपको कैसे प्रेजेंट करना चाहिए, जज से आपके सामने कैसे प्रेजेंट होना चाहिए, कैसे अपने बातों को रखना चाहिए, इन सभी तथ्यों का जानकारी आपके पास होना चाहिए। तो मैंने टोटल जो बताए हैं ये पॉइंट्स, इस पॉइंट्स को यदि आप अपने ऊपर लेते हैं, इस पॉइंट्स को आप काम करते हैं, इस पॉइंट्स पे, तो आप आगे बढ़ सकते हैं। आपको एडवोकेसी की प्रोफेशन में सफलता होने से कोई नहीं रोक सकता है। कुछ टाइम लग सकता है, लेकिन आप सफल जरूर होंगे। और सबसे बड़ी चीज है इस सब के साथ कि आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। यदि आप नए एडवोकेट हैं और आप अदालत ज्वाइन करते हैं, तो अदालत ज्वाइन करने के साथ साथ आपको इसमें पेशेंस रखने की बहुत ही जरूरत है। और बहुत सारे नए बच्चे जो होते हैं वो क्या करते हैं कि जब लॉ की एग्जाम पास करते हैं, स्टेट बार काउंसिल में इनरोल होते हैं, वो सीधा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको सबसे पहले निचली अदालत जो होता है, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट, उस डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। एटलीस्ट 2 to 3 इयर्स आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जब आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बहुत कुछ सीख लेते हैं, निचली अदालत के सारे पहलुओं को आप देख लेते हैं, क्या प्रोसीजर है केस का, कैसे केस हैंडल किया जाता है। यहां पे निचली अदालत एक ऐसा स्थान है जहां पे एडवोकेट को सफलता लेने के लिए बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उन चीजों को सीखना चाहिए। फिर आप यदि डिसाइड करते हैं कि नहीं, मुझे हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करना है या सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करना है, तो फिर आप कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले निचली अदालत जाइए, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में एटलीस्ट 2 ईयर तो आप वहां पे प्रैक्टिस कीजिए। और जो पॉइंट्स मैंने अभी आपको बताया है, उस पॉइंट्स पे ध्यान दीजिए। तो मैं पॉइंट्स को एक बार फिर दोहरा देता हूं, आप लोग उसको समझ लीजिए। तो पॉइंट्स मेरा यह था कि आप पहले क्षेत्र का चयन करें कि किस क्षेत्र में आप आगे बढ़ना चाहते हैं। उसके बाद सीनियर का चयन करें कि आपका जिस क्षेत्र में इंटरेस्ट है उसी क्षेत्र से रिलेटेड सीनियर के पास जाएं। इसके बाद जो है आप रेगुलरिटी मेंटेन कीजिए, यानी कंटिन्यूअस कोर्ट जाइए। ये नहीं कि आज काम नहीं है तो मैं नहीं जाऊंगा, तो ये सब चीजें आप नहीं कीजिए, रेगुलर कोर्ट जाइए। इसके बाद ड्रेस कोड मेंटेन करना चाहिए। फिर आपको लैंग्वेज पे कमांड होनी चाहिए, जो भी लैंग्वेज है, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज पे आप कमांड रखिए, तभी आप लॉ के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद आप जो है मेंटेन कीजिए, रेगुलर केस लॉ जो होते हैं उनको मेंटेन करके रखिए, जजमेंट को मेंटेन करके रखिए। उसके बाद जो है आप सीनियर के जो भी फाइल लगे होते हैं, केस लगे होते हैं, उस फाइल को निकालिए, उसको पढ़िए, उसको देखिए। फिर आप आर्ग्यूमेंट कैसे सीनियर कोर्ट में करते हैं, इन सब चीजों को देखिए। तो हमारे कहने का मतलब है, यदि इन पहलुओं को आप ध्यान में रखेंगे तो आप एडवोकेसी के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। श्योर है, निश्चित है, आप आगे बढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बस नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे आपके साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।